दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो आप इस देश को चलाने के तौर तरीकों को समझ लीजिए। यह मामला टेक्निकल जरूर है लेकिन यह आपको जानना चाहिए, अन्यथा आपके जहन में बार बार अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीके से सवाल उठेंगे। कुछ मामलों में आप कहेंगे हम प्रभावित नहीं हो रहे तो हम खामोश रहेंगे, कुछ मामलों में आप कहेंगे हम तो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हैं, क्यों नहीं हम विरोध करते हैं। लेकिन पूरा देश एक ऐसे सिस्टम के मातहत चलाने की दिशा में लगातार जा रहा है जिसमें आपको अब इसके तौर तरीकों को जानना होगा। ऐसा संभव नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर आपके भीतर सिर्फ इतना भर सवाल हो कि आखिर पीएसयूज को कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट के हाथों क्यों बेचा जा रहा है, या फिर इस देश के लेबर लॉ को लेकर आप कहें मजदूरों की कोई हैसियत अब किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के दौरान मालिकों के सामने तो कुछ भी नहीं बची, वो जब चाहे हायर फायर की स्थिति में आ सकता है। यही सवाल आपके जहन में एजुकेशन को लेकर आएगा जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में एजुकेशन को भी दिया जा रहा है। इस देश की पूरी हेल्थ सर्विस भी प्राइवेट हाथों में ही दी जा रही है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जब आप किसानों से जुड़े 3 विधेयक जो पास हो गए, राष्ट्रपति ने जिस पर हस्ताक्षर कर दिए, उसको भी सिर्फ अगर आप किसानों के दायरे में देखेंगे तो आपके भीतर बहुत छोटे छोटे सवाल उभरेंगे। सवाल आपके जहन में होगा एमएसपी में हमारे अनाज बिकेगा या नहीं बिकेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कॉरपोरेट वाला अपने तरीके से अनाज की कीमत बाजार में तय करने लगेगा। ये छोटे मोटे सवाल आपके जहन में आते रहेंगे, लेकिन हमको लगता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश को जो भी चलाने का होता है, या इस देश के भीतर में जो भी न्यूनतम जरूरतों को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक पाइपलाइन बनाता है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन ही अगर सत्ता अपने कॉरपोरेट मित्रों के हाथों में सौंप दे तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार जनता की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और धीरे धीरे हमारे यहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन हाथों में दिया जा रहा है जिसके पास पूंजी है, और पूंजी के आश्रय वो मुनाफा बना सकता है, और मुनाफा बनाने के लिए अपने तरीके से पूरे सिस्टम को ही रेगुलेट कर सकता है। और रेगुलेट करने के दौरान इस देश के भीतर में न्यूनतम जरूरत वो चावल भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, दवाइयां भी हो सकती है, किताबें भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, उसकी कीमत वह बाजार के दृष्टिकोण से अपने मुनाफे के तहत तय करेगा। यह बड़ा टेक्निकल मामला है, लेकिन आज इसको सरलता से कम किसान बिल के परिप्रेक्ष्य में और इस देश की खेती के परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। आखिर ये कैसे पूरा सिस्टम धीरे धीरे सत्ता जो है उन कॉरपोरेट के हाथों में थमा रही है कि आप ही इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इस देश की बेसिक पाइपलाइन को संभाल लीजिए। हम आपकी सुविधा के लिए सारी चीजें क्रिएट कर देंगे, तय आप ही कीजिए, मुनाफा आप ही को कमाना है, चलाना आप ही को है। जनता को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उसके प्रति तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कभी 5 किलो अनाज के मातहत उसको बहकाएंगे, कभी सीधे कैश ट्रांसफर का सपना दिखाएंगे, कभी ब्लैक मनी लाने का जिक्र होगा, या फिर अलग अलग तरीके से जो भी चुनावी वादे होते हैं वो हम करते चले जाएंगे। हमें लगता है कि खास तौर से किसान और इस देश के भीतर में किसानी से जुड़े हुए करोड़ों लोगों के जहन में यह एक सवाल वाकई है, और बार बार ये सड़क पर सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई इस देश में सत्ता के करीबी मित्र, जिसमें जिक्र भी कभी कभी लोग करते हैं, अंबानी अडानी का, वो जिक्र करते हैं कि दरअसल उनके हाथों के हम खिलौने तो नहीं बन जाएंगे। तो जरा हमको पहले समझ लीजिए आप अपने तौर पर कि इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर को लेकर दृष्टिकोण है क्या, और मौजूदा वक्त में वो दृष्टिकोण किस दिशा में अब डाइवर्ट किया जा रहा है। इसको थोड़ा समझना चाहिए कि किसान जब अनाज उपजाता है तो उसका सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए तय करती है कि जो गरीब किसान है, जो सीमांत किसान है, कम से कम उसको कितना पैसा मिलेगा वो जान ले, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है। लेकिन संयोग से इस देश में जो सबसे गरीब किसान है उसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार किसानों से सारा अनाज खरीद पाने की स्थिति में होती नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अगर वो अनाज खरीद ले तो उस अनाज को किस गोडाउन में रखेगी, इतना बड़ा गोडाउन उसके पास है नहीं। फिर भी अगर वो खरीद ले और गोडाउन में भरना शुरू करे तो उसके बाद उसको गोडाउन कहीं किराए पर लेना पड़ता है, और किराए पर जो गोडाउन लिए जाते हैं उसकी एवज में सरकार को उसको पैसा देना पड़ता है।
और संयोग इस देश के भीतर में ऐसा रहा है कि लगातार भारत सरकार के अपने गोडाउन, स्टेट गवर्नमेंट के अपने गोडाउन लगातार कम होते जा रहे हैं और किराए पर लेने वाले जो गोदाम हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी एवज में पैसा भी देना पड़ता है और इस स्थिति में जब भारत की आर्थिक स्थिति डावाडोल है, इकोनॉमी चले कैसे, ये पटरी से उतर चली है, तो सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच पा रहा है कि वो सारी जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त हो जाए और आखिरी स्थिति उसने किसानों को लेकर, खेती को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर या इस देश की एग्रेरियन परिस्थितियों को लेकर उसे भी बाजार के हवाले करने को सोच लिया है। लेकिन इसके भीतर जब आप घुसेंगे, यह एक बेहद जबरदस्त स्थिति है इस देश की। दुनिया में ऐसी स्थिति कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। भारत में अनाज रखने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई है, जिसके पास अपने गोडाउन है और वही अपने तरीके से कुछ गोडाउन्स को हायर करती है। उसके जरिए राशन दुकानों में अनाज जाता है और जरूरत पड़ने पर जब महामारी की स्थिति है तो अनाज बांटना है, हर व्यक्ति को 5-5 किलो देना है और 80 करोड़ लोग हैं तो उनको भी अनाज उसी मातहत जाता है। यानी सरकार अनाज भंडारण करती है। अनाज भंडारण के जरिए वो यह भी करती थी कि बाजार की ताकतें जो हैं, जो जमाखोरी करके अनाज की कीमत को बढ़ाना दे मुनाफा कमाने के लिए, उस पर भी वो कहीं चेक लगाती थी। लेकिन ये सारी परिस्थितियां कैसे मुक्त हो गई और मुक्त होने की दिशा में कैसे बढ़ी है, हमको लगता है आज यही बात सुनिए और इस सफर पर जरा चलिए। उसकी वजह बहुत साफ है। इस देश के भीतर में जो एफसीआई की कैपेसिटी है, हमको लगता है कि हम आपको 10 बरस पहले लिए चलते हैं, 2010-11 में लिए चलते हैं, तब आप 2020-21 में आएंगे। 2010-11 में एफसीआई गोडाउन की कैपेसिटी थी 316 लाख मीट्रिक टन अनाज रखने की। 316 लाख मीट्रिक टन अनाज रखा जा सकता था। 10 साल बाद 2020 में जब आप आएंगे तो वह 316 से बढ़कर 412 लाख मीट्रिक टन हो पाया है। बढ़ोतरी इतनी ही हुई है। दूसरी तरफ जो किराए पर लिया जाता था वो 2010 में जब आप जाएंगे तो 291 लाख मीट्रिक टन अनाज रखने के लिए किराए पर गोडाउन लिया जाता था और 2020 में जब आप आएंगे वह बढ़ते बढ़ते 343 पर पहुंच गया है। यानी ध्यान दीजिए, रेशियो कमोवेश एक सरीखा ही है, जो एफसीआई का गोडाउन है और दूसरी तरफ जो किराए का दुकान है। लेकिन इस दौर में किराए के गोडाउन्स की कीमत तो बढ़ती चली जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ा है, वक्त बढ़ा है, रुपए की कीमत कम हुई है तो उसको किराया भी ज्यादा देना पड़ेगा। उसकी स्थिति के भीतर जब आप जाएंगे तो आपको एक चीज लगेगा कि 2000 हम बताते हैं जब ये सरकार आई तो उसने कहा कि हम इतना किराया क्यों देते हैं गोडाउन्स को, हम अपने गोडाउन क्यों नहीं बना लेते हैं। अच्छी बात है, कहने की बात है, लेकिन अच्छी बात है, ये बात कही गई। लेकिन डाटा जो सरकार का आता है, जो लोकसभा में जानकारी दी गई, उसके मुताबिक देखिए 2015-16 में जो गोडाउन्स किराए पर लिए जा रहे थे उसकी एवज में सरकार को गोडाउन्स का भाड़ा देना पड़ता था 2127 करोड़ रुपए एक साल का। अलग अलग देश भर में गोडाउन्स फैले हुए थे। 2016-17 में यह बढ़कर 2375 करोड़ हो गया, यानी लगभग 248 करोड़ रुपए और बढ़ गए। 2017-18 में यह बढ़कर 2713 करोड़ हो गया, यानी 338 करोड़ और बढ़ गए। उसके बाद 18-19 में यह बढ़कर 3108 करोड़ हो गया, यानी 395 करोड़ और बढ़ गए। यह जो साल भर की स्थिति है, जो किराए पर दिया जाता है, उस पैसे से इस देश के भीतर में सरकार गोडाउन क्यों नहीं बना लेती है? पहला सवाल आपके जहन में यह होना चाहिए। बना सकती है। सरकार का बजट बताता है कि जितना पैसा वो किराए पर दे रही थी उतनी पैसे के एवज में वो अपने तौर पर भी इस देश में गोडाउन अलग अलग जगहों पर बना सकती है, लेकिन उसने नहीं बनाया प्राइवेट सेक्टर ने। और संयोग ऐसा है, संयोग इसलिए क्योंकि 2014 से पहले यह संयोग इस रूप में महत्वपूर्ण था कि तब भी इस देश के कॉरपोरेट गोडाउन्स बना रहे थे। उसमें सबसे बड़ा नाम अडानी का था। अडानी मोदी के सरकार के आने के बाद से गोडाउन बनाने लगे, ऐसा नहीं है, वो पहले से बना रहे थे और वो समझ रहे थे आने वाले वक्त में इस देश की इकोनॉमी को कॉरपोरेट के हाथों के जरिए ही चलना है। तो उन्होंने अपने तौर पर गोडाउन बनाना शुरू किया और उन्होंने अब टारगेट भी रखा है 2024 तक का।
तो किसानों के जहन में यह सवाल बार बार आ रहा होगा कि इस देश के भीतर में जब एमएसपी जो सरकार तय करती है वह जब मिल नहीं पाती है और अब तो मार्केट के लिहाज से फ्री कर दिया गया, तब तो और नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, उनका अनाज खरीद के कोई गोडाउन में अगर रख देगा तो उसकी कीमत जब बाजार में कीमत बढ़ने लगेगी तब वो गोडाउन से निकालेगा। दूसरी बात, यानी देश प्रभावित होगा। तीसरी स्थिति, जो रिटेल सेक्टर में सबसे बड़े प्लेयर्स के तौर पे आ रहे हैं वो अंबानीज आ रहे हैं। तो एक शख्स ऐसा है सरकार का मित्र जिसके पास गोडाउन है, दूसरा शख्स रिटेल सेक्टर में ऐसा है जो कि अपने तौर पर पूरे देश में अनाज को बेचेगा। यह तरीका आने वाले वक्त में होने वाला है, इससे कोई इनकार करने की जरूरत नहीं है। यह मत सोचिएगा कि ऐसा, यह सिस्टम ऐसा है कि सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। अब इसके भीतर थोड़ा सा और चलिए। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे थे तो हमें लगा कि सरकार एमएसपी से कितना लेती है, एक बात। दूसरा, राज्यों में जो अनाज बेचा जाता है तो केंद्र सरकार खरीदती है या राज्य सरकार ही खरीदती है, और राज्य सरकार की अगर इकोनॉमिक स्थिति खराब हो तब वो क्या करेगी। तो उसके लिए अलग अलग उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन उदाहरण यह है कि सबसे पहले पंजाब को लीजिए। पंजाब के भीतर में जो गेहूं बेचा जाता है वो 127, हम इसी साल का जिक्र कर रहे हैं, अभी तक का 2021 का, 127 लाख मिलियन टन। इतना अनाज उसने पंजाब में किसानों का बिक गया। उसमें एफसीआई ने लिया सिर्फ 14 लाख मिलियन टन और स्टेट एजेंसीज ने लिया 112 मिलियन टन, 112.94 मिलियन टन स्टेट एजेंसी ने लिया। हरियाणा में भी लगभग 74 लाख मिलियन टन बिक गया अनाज, उसमें से एफसीआई ने लिया 6.69 लाख मिलियन टन और स्टेट एजेंसी ने लिया 67.31 मिलियन टन। ये एक रईस की स्थिति बता रहे हैं। अब आपको हम गरीब राज्यों की दिशा में ले जाते हैं, जैसे बिहार है। बिहार में से जो अनाज बिका वह सिर्फ 0.05 लाख मिलियन टन। सोचिए कितना कम है, और वह भी एफसीआई ने नहीं खरीदा, वह भी स्टेट ने खरीदा, जिसकी हालत अपने तौर पर यूं ही खस्ता है। 0.05 लाख मिलियन टन, कल्पना कीजिए किस स्थिति में है। उसके बाद आइए अलग अलग जगहों पर सोचिए, बिहार से ज्यादा चंडीगढ़ को महत्व है। चंडीगढ़ में 0.11 लाख मिलियन टन बिका, जिसको एफसीआई ने खरीदा, लेकिन बिहार से नहीं खरीदा। एफसीआई से बिहार ने अपने तौर पर नहीं दिया। इसके बाद आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी पूरा अनाज स्टेट एजेंसी ने खरीदा, एफसीआई ने नहीं खरीदा। स्टेट एजेंसी अपने तौर पर खरीदी और अनाज को उसने गोडाउन्स में रखा और उसके जरिए फिर उसने पीडीएस जो होता है, जिसको राशन दुकान के जरिए कहते हैं, उसमें बांटना शुरू किया और अपने तौर पर बांटा भी। आपके जहन में एक सवाल यह होगा कि क्या वाकई गेहूं चावल हो सकता है, एफसीआई ने खरीदा हो? तो अब चलिए चावल की स्थिति बताते हैं। यह डाटा चावल का 2019-20 का होगा। अभी तो चावल का कटाई शुरू हुई नहीं है, बुआई शुरू सिर्फ में हुई नहीं है, तो 19-20 यानी पिछले साल का हम डाटा आपको बताते हैं, जिससे कुछ चीजें आपके जहन में साफ हो जाएगी। पंजाब में 129 लाख मिलियन टन वीट खरीदा गया 2019-20 में, तो 19-20 में ही चावल जो खरीदा गया वो 108 लाख मिलियन टन। हरियाणा में 93 लाख मिलियन टन वीट लिया गया यानी गेहूं, और हरियाणा में 43 लाख मिलियन टन चावल लिया गया। बिहार जैसी जगह में आइए, बिहार में सिर्फ 13.41 लाख मिलियन टन चावल लिया गया। गेहूं तो बिल्कुल कम है, गेहूं तो 0.03 है 2021 में भी और 1920 में भी। तो जो गरीब राज्य हैं उससे लिया नहीं जाता है एमएसपी के आधार पर, एफसीआई लेती नहीं है। जो रईस राज्य है वहां की सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई कि जो एमएसपी पे लिया भी जा रहा है, अब उनके सामने संकट आ रहा है कि क्या वाकई मार्केट इकोनॉमी काम करने लगेगी, खुला बाजार काम करने लगेगा। सरकार अपने तौर पर कह रही है आप खुले बाजार में जाइए, अनाज बेचिए, जो कीमत लगाना है लगाइए। जो कीमत लगाना है लगाने के पीछे का शब्द यह है जैसे अनाज उसके घर में पड़ा हुआ है, किसान के कुछ अनाज लेकर आया है कि बेच दें, नहीं बिकेगा तो वापस ले जाएंगे, रख देंगे, फिर ले जाएंगे, फिर बिकेंगे, और इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। यानी सरकार को यह समझ ही नहीं है कि किसान जब अनाज उपजाता है तो अगली फसल के लिए उसको इस अनाज को बेचकर पैसे लेकर अब तमाम चुकता करते हुए फिर वो आगे बढ़ना पड़ता है। इसमें बिचौलियों का जिक्र नहीं, आड़तियों का जिक्र नहीं, मंडी का जिक्र नहीं, एक बड़ी छोटी सी फिलॉसफी है।
हैंड टू माउथ की स्थिति में किसान रहता है। लेकिन जब इसमें और आप इसके भीतर जाएंगे और जब समझना शुरू करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है, तो जरा समझिए इस बात को कि स्टेट वाइज जब आप देखना शुरू करते हैं तो जो ऐसे राज्य हैं जो सक्षम है अपने तौर पर, उसमें पंजाब है, उसमें हरियाणा है, उसमें थोड़ा बहुत आप अपने तौर पर देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ अनाज खरीदा गया। 37 लाख मिलियन टन व्हीट भी लिया गया, यानी गेहूं भी, और 37 लाख मिलियन टन राइस भी लिया गया। लेकिन वह हरियाणा और पंजाब की तुलना में बहुत कम है। आंदोलन इसीलिए आपको इन जगहों पर बहुत तेजी से नजर आएगा और यह अस्तित्व का सवाल है। ये दोनों राज्य के किसान भी समझ रहे हैं और यहां की पॉलिटिक्स भी समझ रही है। अब इसके बाद की स्थिति यह थी कि जो गोडाउन्स में अनाज रखा जा रहा था, उन गोडाउन्स की स्थिति क्या थी, और इसमें पता चलना शुरू हुआ कि अलग अलग वक्त में जितने भी गोडाउन पे जो अनाज रखा जाता था, वहां सरकार को जो पैसा देना पड़ता था, अब उसके हाथ तंग हो गए। उसने बोला अब हम पैसा देने की स्थिति में नहीं है, जो प्राइवेट साथ है उससे समझौता कर लेते हैं। तो अडानी ने पहला समझौता अडानी के साथ एफसीआई का बहुत साफ तौर पर हुआ, क्योंकि अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड जो है, इसने एफसीआई के साथ करीब 700 करोड़ रुपए का समझौता किया। और इसमें बड़ा वो कन्वीनियंट देते हैं। उनका कहना है कि हमारे पास तो भूमिगत स्टोरेज भी है और आप जो करेंगे उसको हम उठवा भी लेंगे, सफाई भी करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अडानीज के पास 7 ट्रेन भी है, 7 रेलगाड़ियां भी है। मतलब रेलगाड़ी का मतलब वो मालगाड़ी है जिससे वो सामान ढोते हैं। और इसके अलावे उनके पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें वो पूंजी लगाए हुए हैं, यानी जिसके पास पूंजी है वो इस तरीके से देश भर में चीजें क्रिएट कर सकता है। तो सरकार पर आए उससे पहले पैरेलल में सोचिए कि पैरेलल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जिसको सरकार डेवलप नहीं कर पाई। पैरेलल में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डेवलप हो रहा है जो इस देश की बेसिक पाइपलाइन को भी अपने हाथ में ले ले, यानी आने वाले वक्त में पीने का पानी भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाए, बिजली भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाए, हेल्थ सर्विस भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चल जाए, एजुकेशन भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले जाए, सारे पीएसयू बेच के निकल जाए। इस स्थिति में सरकार का पूरा स्टाइल शीट है काम करने का, वह किसी जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहती है। एफसीआई से जो समझौता हुआ उसमें पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में तकरीबन 5,75,000 मीट्रिक टन रखने का गोडाउन अडानीज के पास है। इसके अलावे लगभग 3 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश में उसने ग्रेन हैंडल करने के लिए वहां की सरकार के साथ समझौता किया हुआ है, यानी सरकार उतना पैसा उनको देती है, वो उतना पैसा अपने तौर पर वहां रखते हैं। और इसके अलावे बड़े तेजी से काम अलग अलग जगहों पर और गोडाउन्स बनाने का चल रहा है। इनके पास, अडानीज के पास मौजूदा वक्त में रेलवे वैगन है, पोर्ट्स हैं समुद्र के किनारे, उसके किनारे तमाम वेयर हाउसेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं और अनाज और खाद्यान्न रखने के लिए गोडाउन्स हैं। यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दो इस स्टेट के पास होना चाहिए, सरकार के पास होना चाहिए, वह एक कॉरपोरेट के पास है जो संयोग से सत्ता का मित्र है। अब आप देखिए जो काम किया गया है अडानीज के जरिए जो देश भर के भीतर में, उसमें कुछ जगहों पर बेस डिपो बनाए गए। 2 जगह बेस डिपो हैं, एक मोगा में है जो पंजाब में आता है, 2 लाख मीट्रिक टन वहां पर अनाज एक साथ रख सकते हैं। दूसरा कैथल में है जो हरियाणा में आता है, यहां भी लगभग 2 लाख मीट्रिक टन रखा जा सकता है। इसके बाद सवाल है कि और कहां कहां है। चेन्नई में 25,000 मीट्रिक टन रखा जा सकता है, कोयम्बटूर में 25,000 मीट्रिक टन रखा जा सकता है, बेंगलोर में 25,000 मीट्रिक टन रखा जा सकता है, नवी मुंबई में 50,000 मीट्रिक टन रखा जा सकता है, हुगली में 25,000 मीट्रिक टन रखा जा सकता है। ये सारी जगहें काम कर रही है अपने तौर पर। और इसके अलावे मध्य प्रदेश में खासतौर से सरकार से ही समझौता है। सरकार अपने तौर पर जितना पैसा अडानी को गोडाउन के किराए के लिए देती है, उतने में वो चाहे तो अपने यहां गोडाउन बना सकती है, जो पैसा उसको देना नहीं पड़ेगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगी। लेकिन सरकारें काम नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो इसके पास पैसा है वही पैसा लगाए, वही मुनाफा कमाए, वही सिस्टम को चलाए, वही चीजें तय करे। हम इस पे माथा पच्ची ना करें, हमको तो कमीशन के तौर पर पैसा मिलना चाहिए और उसी के जरिए हम अपनी सरकार बनाएंगे या दूसरों की सरकार गिराएंगे फिर बनाएंगे। इस स्थिति में हम आ जाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के भीतर में देखिए होशंगाबाद, हरदा, सतना, उज्जैन, विदिशा, देवास,
ये तमाम जगह ऐसे हैं जहां 50,000 मीट्रिक टन अनाज रखने की कैपेसिटी के साथ अडानी मौजूद है, उनकी कंपनी के बने हुए हैं। जो अंडर इंप्लीमेंटेशन है, यानी जहां काम शुरू हो गया है, उसमें कटिहार है बिहार का, पानीपत हरियाणा का, कन्नौज है उत्तर प्रदेश का, मोगा है, रामन है, मनसा है, नकटोड़ा है, बरनाला है, भटिंडा है। इन जगहों पर काम शुरू हो चला है जो 2020 के बीतते बीतते बन जाएगा। उसके बाद आइए जो न्यू जगहों पर नया मार्क कर लिया गया है, जमीन ले ली गई है और वहां अब काम शुरू होगा। उसमें दहाड़ है, बोरीवली है, धमौरा है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, ये दोनों बिहार में आते हैं। ये सारी स्थिति है। लेकिन सरकार को जो चीजें क्रिएट करनी है, उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजीपतियों के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथ में, वह भी मित्र कॉरपोरेट के हाथों में मान लीजिए सौंपना शुरू कर दिया और उसी के लिहाज से बिल लेकर आए कि हम ये बिल लाएंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा या आपको काम मिलेगा, उसके जरिए आप मुनाफा कमाइएगा और इधर भूल जाइए मंडी, आड़ती, बिचौलिया, किसान, मजदूर, भूल जाइए इन चीजों को, क्योंकि इस देश को भोजन तो चाहिए, अनाज तो चाहिए। फिर कीमत आप तय कीजिए, अनाज जितना गोडाउन में रखना है रखिए, क्योंकि हमने तो एक ऐसा कानून बना दिया है जिसमें आपके ऊपर जमाखोरी का आरोप भी नहीं लगेगा। एसेंशियल सर्विस से ही हमने हटा दिया, यानी भारत एकमात्र देश जहां पर गेहूं, चावल, आलू, प्याज अब एसेंशियल सर्विस भी नहीं रहा, वह भी फ्री हो गया कि आपको जितना मन चाहे जमा करना है कर लीजिए और आप ही मार्केट इकोनॉमी को चलाते हुए कीमत तय कीजिए, कितना मुनाफा चाहिए, कैसे चाहिए। अब इसमें यह है कि देश भर में लगभग 14 लोकेशंस हैं अडानीज के, जिसमें 8,75,000 मीट्रिक टन पर एनुअली जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को अनाज एक साथ दिया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ। सवाल है कि मामला यहीं रुक गया, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद ये तेजी से चीजों को और बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने की स्थिति में यह है कि स्टेज बाय स्टेज चीजों को बढ़ाते हुए इनके टारगेट बड़े क्लियर हैं कि हमको आने वाले वक्त में कैसे बढ़ना है। इस साल के अंत तक 10,25,000 मीट्रिक टन का गोडाउंस हो जाना चाहिए। 2021 में बढ़कर वो 14,25,000 मीट्रिक टन हो जाएगा। 2022 में बढ़कर 20,75,000 मीट्रिक टन हो जाएगा। 2023 में ये 25,75,000 मीट्रिक टन हो जाएगा। 2024 में जब अगला चुनाव आ रहा होगा तो लगभग 30 लाख मीट्रिक टन देश में सबसे बड़े गोडाउन्स के तौर पर अडानी की मौजूदगी हो चली होगी। इनके ऑर्गेनाइज, इनका अपना एक खांचा है, डेवलपमेंट इन्होंने अपने तौर पर और रेवेन्यू भी दिखलाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखलाया है। अपनी शीट में इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है कि 2020 में रेवेन्यू अगर 137 करोड़ का है इन गोडाउन्स के जरिए, तो फिर 2024 में बढ़कर ये 500 करोड़ हो जाएगा। ये रेवेन्यू एक बेसिकली दिखलाया गया है। सवाल है कि ये पूरी की पूरी स्थिति एक इस लिहाज से चल रही है जिसमें बाजार जब कीमत तय करेगा और बाजार को डिफाइन करने के लिए जब कॉरपोरेट रहेंगे, उस कॉरपोरेट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की कोई पॉलिसी नहीं होगी और किसान अपने तौर पर उसका काम है सिर्फ अनाज उपजाना और उसकी जिंदगी और जीने के तौर तरीके, उसके सांस्कृतिक समझ, सामाजिक समझ के साथ कॉरपोरेट्स के 5 सितारा जीवन का कोई जुड़ाव नहीं होता है। भारत में स्टेज बाय स्टेज चीजें चलती हैं। एक व्यक्ति अगर अनाज बो रहा है, दूसरा काट रहा है, तीसरा उसको मंडी तक ले जा रहा है, चौथा मंडी में उठाकर बेच रहा है, पांचवा वहां से ट्रक पर लोड कर रहा है, ट्रक से वो फिर गोडाउन्स में जा रहा है, गोडाउन से निकलकर फिर बाजार में जा रहा है। वो एक अलग कैटेगरी है। ये पूरी बीज की कैटेगरी को अगर गायब कर दीजिए तो किसान ने अनाज उपजाया, कॉरपोरेट ने उठाया, गोडाउन में डंप किया, वहां से जिस गोडाउन से रिटेल सेक्टर ने उठाया उसने मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस तय करना शुरू किया। एक मुनाफे का हिस्सा मान लीजिए 40% यहां दिया तो 16% अपने कमाया। किसान उसी रूप में है जहां पर उसको अभी भी जो अनाज उपजाने में जो पैसा लगता है वह भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस देश के भीतर का सच यही है कि इस देश में किसानों को जो एवरेज सरकार दिखाती है कि 6,500 रुपए वो महीना कमा लेते हैं, उसके भीतर का सच यह है कि अगर उनके पास पशुधन ना हो और वो मजदूरी ना करें, यानी गाय, भेड़, बकरी, भैंस, इनके जो दूध और डेयरी में बेचते हैं, अगर उसकी कमाई को खत्म कर लीजिए और इनके द्वारा की जाने वाली मजदूरी को कम कर लीजिए, क्योंकि बिहार में जमीन रखने वाला किसान पंजाब के किसान के घर में आके काम कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ की इकोनॉमी मजबूत है, यहाँ उसको पैसा मिल जाएगा और इस पैसे से वो वहाँ पर अपने खेत को थोड़ी बहुत सहूलियत दे पाएगा। लेकिन जो 6,500 रुपए का जो एक
लकीर भारत सरकार ने खींची हुई है औसत आय की हर महीने किसान की, वो दरअसल घट के अगर इन सारी चीज़ों को निकाल दीजिएगा तो वो 4,500 से घटकर 3,500 पे हो जाएगी। और 3,500 जो बिहार के किसान की प्रति महीने की आय है वह घटकर लगभग 2,000 महीने पर आ जाती है। यानी आप सोच रहे हैं कि मनरेगा से भी ज्यादा कमजोर इस देश का किसान हो गया। मनरेगा की स्थिति भी नाजुक है, वो कोई मजबूत स्थिति नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को इस देश में डेवलप कर रहे हैं जिसके पास पूंजी रहे। अब सवाल है कि देश डेवलप नहीं होगा तो पूंजी उनके पास कैसे आएगी? तो ऐसे में सेलेक्टिव वे में गवर्नमेंट ने इसीलिए काम करना शुरू किया जिससे कुछ सेलेक्टिव कॉर्पोरेट्स को लाभ मिले और सारे टेंडर, सारे लाइसेंस उन्हीं के पास है और वही अपने तौर पर काम करना शुरू करे। तो किसान इस बात को समझ तो रहा है लेकिन टेक्निकली डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि आने वाले वक्त में बड़ी तादाद में बेरोजगारी आने वाली है। आने वाले वक्त में इस देश में मजदूरों की कीमत जो है बाजार में वो शहर की तरफ भी भागेगा, तो यहां पर भी कीड़े मकोड़ों की तरह वो मारा जाएगा, क्योंकि वतन तो कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया। और कॉरपोरेट में भी मित्र कॉरपोरेट हैं जो कि पॉलिटिकल तौर पर मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये नेक्सस उस पॉलिटिकल सिस्टम का है जिसमें सत्ता भी बरकरार रहे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी रूप में इकोनॉमिकली आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि कोई भी इस देश के भीतर का देखिए सच बहुत साफ है, इस देश में हर कोई कमाने के लिए जीता है। और जब कमाने की प्रक्रिया पर बंदिशें लग जाए और कुछ लोगों का कब्जा हो जाए तो फिर आप उनकी गुलामी करने लगते हैं। यहां कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करना या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिक्र करना वो महत्वपूर्ण नहीं है। गुलाम बनाने के तरीके जमींदारों के जरिए भारत के गांव में अभी भी मौजूद हैं, साहूकारों के जरिए मौजूद है। पॉलिटिकल नेता भी वहां पर कर्ज देते हैं किसानों को, वह भी किस तरीके से अपने साथ रखते हैं यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। इस देश के भीतर में शुगर लॉबी थी, वो किस तरीके से उसको पॉलिटिक्स ने अपने अनुकूल किया। बाद में शुगर लॉबी के लोग ही पॉलिटिक्स में आ गए। और शरद पवार किस तरीके से शुगर लॉबी के जरिए देश की राजनीति को हिलाते थे उसकी पूंजी के जरिए, यह भी छुपा हुआ नहीं है। सुखराम को याद कर लीजिए जो शुगर लॉबी को वो चलाते थे अपने तौर पर। तो इन स्थितियों में अब भारत की इकोनॉमी और भारत के स्ट्रक्चर को ही उस दिशा में ले जाया जा रहा है जहां आप चुनेंगे एक सेवक को या प्रधान सेवक को, लेकिन वह आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और सारी जिम्मेदारी उन पैसे वालों के हाथ में देगा जो कि उनके साथी होंगे और उस सिस्टम को वो चलाएंगे। गलती क्या है, गड़बड़ी क्या है? कोई गड़बड़ी नहीं है। तो गड़बड़ी अगर इसमें कोई नहीं है तो मेरे ख्याल से इस देश के भीतर में प्राइम मिनिस्टर तो अंबानी या अडानी को ही होना चाहिए, क्योंकि वह बेसिकली अपनी इंडस्ट्री के मुनाफे के अनुकूल तो काम करते हैं। तो अगर उनके लिए भारत को ही एक कंपनी के तौर पर उनके हाथ में दे दिया जाए, अब आप इस देश को मुनाफे में पहुंचाइए और इस देश के लोगों को न्यूनतम भी जरूरतों को मुहैया कराइए, तो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर होगा। क्योंकि इस देश में अगर प्राइम मिनिस्टर ही कॉरपोरेट्स की गुलामी करे या फिर साथ में खड़ा होकर उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली रास्ता निकालता चले और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस देश के लोगों को एक्सप्लॉइट करें और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो या इस देश में जो दिवालिया कंपनियों की सुनवाई करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन देखकर कहे ये तो एक सिस्टम है, हम इस सिस्टम में कैसे सेंध लगा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये इस देश का एक अनूठा सिस्टम है जहां पर गोडाउन कॉर्पोरेट मित्र का, रिटेल सेक्टर कॉर्पोरेट मित्र का, सरकार उनके लिए सहूलियत के लिहाज से पार्लियामेंट चलाएगी और पार्लियामेंट में भी सहमति नहीं होगी। किस रूप में होगा ये हम लोगों ने देख लिया है नजारा कि किस रूप में हाँ हो गया पास, हो गया पास। सवाल ये गुस्से का नहीं है, विरोध का नहीं है, विद्रोह का नहीं है। सवाल ये उस समझ का है कि ये देश को चलाना कैसे है। और शायद हमें ऐसा लगता है कि इस देश की लाल दीवारें जो प्रधानमंत्री का घर है, पार्लियामेंट है, रायसीना हिल्स में नॉर्थ साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की लाल दीवार है, इन हर दीवारों के भीतर में लोगों ने कानों में रुई ठूस ली है, आंखों पे पट्टियां लगा ली है और इस देश से अपने सरोकार खत्म कर लिए हैं। ये स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।